अपने चैनल एसआरजे हिंदी एकेडमी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। यह हिंदी का एक्सक्लूसिव चैनल है जहाँ वीडियोस और शॉर्ट्स डाले जा रहे हैं। पहले तो मेन वीडियो देखिए, उसके बाद शॉर्ट्स देखिए, जो कि परीक्षा के कुछ समय पहले एक रिवीजन की जरूरत पड़ती है। वहाँ आप क्विकली आराम से रिवीजन से अपने दिमाग में सारी बातों को बैठा सकते हैं। तो सारी बातें आप प्लेलिस्ट से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, जहाँ जिस चैप्टर की जरूरत है। आज का विषय है पर्याय, सिनोनिम्स। वो वीडियो है आपके लिए। आज मैं पढ़ा रही हूँ पर्याय, जिसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। पर्याय क्या है और पर्याय हम क्यों पढ़ते हैं? तो सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि हमारा शब्दकोश जो है वह समृद्ध होता है इन पर्याय की वजह से। क्योंकि आप देखेंगे कि बोलियां, विभिन्न भाषाओं से आए हुए शब्द को हिंदी ने बहुत ही अच्छी तरह से ग्राह्य किया है और ग्रहण कर लिया है। और इसका कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारा शब्दकोश जो है हिंदी का, वह समृद्ध होता जा रहा है। क्योंकि विदेशी भाषाओं से भी शब्द आते हैं, इसमें बोलियों से भी शब्द आकर के वही पर्याय में आ जाते हैं और वो भाषा को, हमारी शब्दकोश को समृद्ध करते हैं। तो हम पर्याय पढ़ने के लिए यही एक अच्छी बात है कि इससे हमारे भाषा कौशल जो है उसका विकास बड़ी ही अच्छी तरह से होता है। हमारी भाषा बनती है, हमारे शब्दकोश का भंडार बढ़ता है। तो इसीलिए हम पर्याय शब्दों को पढ़ते हैं। तो पर्याय है क्या? पर्याय समान अर्थ देने वाले शब्द पर्याय कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, सिनोनिम्स, उन्हें समानार्थक, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची के लिए ये भी जो 3 शब्द दिए गए हैं, यह भी परीक्षा में विकल्प के तौर पे आ सकते हैं कि पर्यायवाची के और कौन कौन से नाम है। तो इसका एक अन्य नाम है समानार्थक, समानार्थी, समान अर्थ देने वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो पर्याय को कोई जरूरी नहीं है कि हम पर्याय को जान गए तो हम उसको कहीं भी उन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम बाद में जानते हैं। अब कैसे एक शब्द के कई नाम हो सकते हैं, यहाँ यही बात है कि एक ही शब्द के जब कई नाम होते हैं वो पर्याय कहलाते हैं। पर उसके प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, वो बाद में देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक चित्र बनाया है पेड़ का, तो पेड़ के कई पर्याय हैं: पादप, विटप, द्रुम, गाछ, दरख्त, शाखी, तरु इत्यादि। सूरज का चित्र है, देखिए कई सारे नाम है सूरज के, कई सारे पर्याय हैं उसके: दिवाकर, दिनकर, भास्कर, भानु, आक, आदित्य, दिनेश, मार्तंड, मंदार, विहंगम, रवि, अरुण, अंशुमाली, आक, पतंग, और भी न जाने कई शब्द होंगे जो सूरज के लिए बने होंगे। तो कहने का मतलब है, ये तो पर्याय है। इतना तो अगर एक शब्द सूरज का जान गए, उसके साथ साथ इतने शब्दों को तो हम जान गए, तो मेरा शब्दकोश तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। पर इसके प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो क्या होगा, इसके प्रयोग में इसलिए सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि अर्थों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। इसीलिए इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। नहीं अगर बरतेंगे तो क्या होगा कि उसके प्रसंग जो है वो अलग हो जाएंगे, उसका अर्थ जो है, उसका भाव जो है वो अलग हो जाएगा। जैसे एक शब्द मैं और आपको दे रही हूँ उदाहरण के तौर पर कि क्यों हम पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग जब करेंगे तो सावधानी बरतेंगे। देखिए, जैसे आग का पर्याय है, आग के कई पर्याय हैं: अग्नि, वहनी, ज्वाला, पावक, बहुत सारे हैं, अनल। मैं इतनी ही शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। तो अगर मैं वाक्य बनाती हूँ आग से कि वह देखो उस घर में आग लग गई, अगर मैं वाक्य बनाई रही हूँ ये, वह देखो उस घर में आग लग गई है। दूसरा वाक्य इन पर्याय से ही, उस घर में आग लगी है। दूसरा वाक्य मैं इन पर्याय शब्दों से ही बना रही, वह देखो उस घर में वहनी लग गई। तो यहां क्या देख रहे हैं आप?
यहाँ तो हमने प्रयोग किया है वाहिनी का, यहाँ आग का प्रयोग किया है। इसी आग का पर्याय है वाहिनी भी, अग्नि भी, अनल भी। अगर मैं कहूँ वह देखो उस घर में अनल लग गई है, तो क्या यह वाक्य सार्थक लग रहा है, शुद्ध लग रहा है वाक्य? बिल्कुल नहीं, यह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। और यह वाक्य शुद्ध लग गया कि उस घर में आग लग गई है, क्योंकि एक बात कान में खटक रही है, बात जो वाक्य सुनाई दे रहा है वह बिल्कुल ही किसी को बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए वाक्य व्याकरण की दृष्टि से भी गलत मानी जाएगी। तो हमें सावधानी इसी से बरतनी चाहिए कि हम किस तरह से कहाँ पर उन पर्याय शब्दों का प्रयोग करें। दूसरा एक और उदाहरण देखिए, इन शब्दों का आप शॉर्ट ले सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगर मैं एक शब्द लेती हूं खोज, यह एक उदाहरण देखा आपने। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर मैंने शब्द लिया है खोज, तो खोज के कई पर्याय हैं, अन्वेषण, अनुसंधान, गवेषणा। ये तीन आप जानते हैं कि अगर खोज का तीन पर्याय है, आविष्कार, गवेषणा, अन्वेषण, परंतु इन तीनों के अर्थ में क्या है, सूक्ष्म भेद है। इनका अर्थ आप देखिए, जैसे मैंने दिया है अन्वेषण, तो अन्वेषण का क्या अर्थ हुआ? अन्वेषण यानी किसी अज्ञात वस्तु या स्थान का पता लग गया ना, इसका हुआ किसी अज्ञात वस्तु या स्थान का पता लगाना। अन्वेषण, अनुसंधान का क्या अर्थ हुआ? किसी नई चीज का निर्माण करना, किसी वस्तु की खोज करना, नई वस्तु का निर्माण करना। अनुसंधान, रिसर्च वर्क, नई वस्तु की खोज करना। देखिए इसमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। तीसरा है गवेषणा, यानी किसी वस्तु की मूल स्थिति को जानने हेतु छानबीन करना है। किसी भी वस्तु की मूल स्थिति का कैसी है, उसकी मूल स्थिति की छानबीन करना। तो यहाँ हर जगह कुछ ना कुछ खोजने की बात है, परंतु इन तीनों में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है। तो जब भी हम प्रयोग करेंगे तो उस पर हम ध्यान देंगे कि कहाँ हम अनुसंधान का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनुसंधान की जगह अन्वेषण कर देंगे, हालांकि पर्याय है वह। तो इस तरह से अगर दूसरा उदाहरण मैं लेती हूँ, ये दूसरा उदाहरण हुआ, ये पहला आग का हुआ। तीसरा देखिए और भी स्पष्ट करने के लिए, कला। एक शब्द है कला, इसका पर्याय हो सकता है झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष, मतभेद हो सकता है, इसका पर्याय है। अगर मैं इससे वाक्य बनाती हूं कि मोनू तुम झगड़ा मत करो, कला का पर्याय है झगड़ा, मोनू तुम झगड़ा मत करो। अगर एक पर्याय से ये बनाया, दूसरे पर्याय से अगर मैं बनाती हूं कि मोनू तुम मतभेद मत करो, अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। तो यहां पर्याय तो है, कला का ही यह पर्याय है और यह भी पर्याय है, परंतु वाक्य प्रयोग करते समय यह वाक्य गलत है, क्योंकि मतभेद, विचारों में मतभेद हुआ और झगड़ा कर रहा है, किसी से फाइटिंग कर रहा है किसी चीज को पाने के लिए। तो बहुत ही सूक्ष्म अंतर है इन दोनों वाक्यों में, इसी को हमें ध्यान देना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं वाक्य प्रयोग के समय, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ हमें किस पर्याय का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए कि हम पर्याय शब्दों का प्रयोग कब करें और कैसे करें। ठीक है, अब एक दूसरी बात और आती है जहां हम जानेंगे कि पानी के पर्याय से हम कैसे बादल का, समुद्र के पर्याय को हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो चलिए अंत तक, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि आप अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि यह जो है पढ़ाते पढ़ाते कब कैसी बात आ जाए ये मेरे दिमाग में मुझे भी पता नहीं होता है, वो स्पॉन्टेनियस बात आती है। अगर मैं कहूँ पानी के लिए पर्याय, पानी का पर्याय अगर मैं जानती हूँ जल, वारी, नीर, पय, अम्बु, ये सिंपल मैं 5 शब्द लिख रही हूँ, सिर्फ आपको एक
कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप कैसे आसानी से उसे समझ जाएंगे। तो पानी के पर्याय से बादल का पर्याय बहुत ही आसान होगा। कैसे? तो अगर इसमें हम द या ध जोड़ देते हैं, इन पर्याय के अंत में, इन शब्दों के अंत में अगर द या ध जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? द का भाव क्या बताता है? कि द का भाव बताता है यानी कि यह पानी को धारण करने वाला, अर्थात बादल। तो अगर जल से हम यहां जलद बना रहे हैं, देखिए वारिद बना रहे हैं, नीरद बना रहे हैं, पयोद बना रहे हैं, अम्बुद बना रहे हैं। तो यह द जो है वह क्या दिखा रहा है? यह द धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला। कौन है पानी को धारण करने वाला? अर्थात यह हो गया बादल। बहुत आसानी से जान गए आप। नीर, वारी, तोय, अम्बु, पय, उदक, जीवन, मेघ, पुष्प, ये सारे पानी के हैं। तो उसमें अगर द जोड़ देते हैं तो वह हो गया बादल का। ठीक है, तो आप जान गए बादल और पानी। ठीक है, तो ये पानी के पर्याय में द या ध को जोड़ देंगे तो बादल का पर्याय बन गया। और अगर ज को जोड़ दिया, यहां ज को जोड़ दिया मैंने पानी के पर्याय के साथ, पानी के पर्याय के साथ, तो यह बन गया पर्याय के साथ ज जोड़ने से पानी से उत्पन्न, पर किसका होगा? कमल का पर्याय बनेगा, कमल का पर्याय बनेगा। ज से उत्पन्न, ज मतलब जल से उत्पन्न होने वाला। तो संस्कृत में ज में उत्पन्न होने वाला यानी जल में उत्पन्न होने वाला, उसे कहते हैं हम कमल। तो कमल कैसे हो गया? जैसे यहां जल है, कमल के लिए देखिए जल है यहां, तो कमल के लिए ज लगाया मैंने। जलज, वारिज, नीरज, पयज, ये सारे किसके हो गए? ये सारे पर्याय जो है ज लग करके ये बना दिया कमल का पर्याय, द लग करके बना दिया बादल का पर्याय। और यह पर्याय किसका है? ये आप याद कर लेते हैं इन सारे शब्दों को, जल के सारे शब्दों को, तो आप आसानी से इन तीनों चीजों के पर्याय को जान जाएंगे। अब इसके साथ और भी आ जाएगा समुद्र का। मान लीजिए मैं समुद्र शब्द दे रही हूं, समुद्र परीक्षा में आई है कि इसके हमेशा ही इससे सवाल आते हैं। समुद्र का नदीश, अम्बुधि, जलधि, यही होता है। तो अगर पानी के पर्याय में निधि या धी जोड़ देते हैं, पानी के पर्याय में क्या जोड़ देते हैं? निधि। निधि मतलब खजाना, या धी, निधि या धी जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा, तो पर्याय बनेगा समुद्र का। इसको आप नोट कर लीजिए दिमाग में। कैसे? अब जलधि, जल का भंडार, जलधि, धी मतलब भंडार। वारिधि, अम्बुधि, तो ये धी या दी, निधि, जल निधि, जल निधि भी कहते हैं समुद्र को। तो ये आप देख रहे हैं कि ये धी का जो प्रयोग हुआ है वह धी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? समुद्र के लिए, क्योंकि यह धी मतलब भंडार, निधि मतलब भंडार। निरधि, रत्नाकर, वरुणालय, सिंधु, ये सारे शब्द, मकरालय, ये सारे शब्द समुद्र के होते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मैं वरुणालय कहती हूँ समुद्र का, तो वरुणालय आप संधि पढ़ चुके हैं। वरुणालय या दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि वरुण, इसमें आ की मात्रा लगी है, वरुणा में आ। तो यहां भी ध्यान देने की जरूरत है कि आलय, वरुण किसको कहते हैं? तो वरुण कहते हैं
जल के देवता को। तो जल के देवता, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जल के देवता कौन हो सकते हैं? वरुणालय। वरुण जल के देवता है तो वो भी समुद्र का ही होगा। मकरालय, मकरालय कहते हैं मछली को, मछली के रहने का स्थान मकरालय। मकर राशि में जो मीन राशि होती है, मकरालय और मछली के रहने का स्थान है। तो अर्थ थोड़ा थोड़ा अगर हम जान लेंगे, कहीं से उसका लिंक लगा लेंगे, कहीं किसी की कही गई बातों को हम अगर दिमाग में स्मरण करेंगे, उससे उसको जोड़ेंगे, तो हमें आसानी से उस विकल्प में सही शब्दों पर हम टिक लगा सकते हैं, पता लग जाएगा बिल्कुल। तो आप क्या क्या जान गए? इस पानी को, पर्याय को अगर आप याद कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे आप द ध को जोड़िए तो निकला बादल। अगर ज को जोड़ते हैं तो इससे निकला कमल। अगर निधि या धी को जोड़ते हैं तो उससे निकला जलधि में समुद्र। है ना? बड़ा ही आसान। पानी, पानी जो हमारा जीवन है, जीवन का आधार है। तोय, तोयद, तोयज, तोय हुआ पानी, तोयद हुआ बादल, तोयज हुआ कमल। और इसी तरह से आप इन शब्दों को पानी के पर्याय में जोड़ करके आप आसानी से परीक्षा के समय उन विकल्पों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका दिमाग हर वक्त पढ़ने के समय एक दूसरे से कनेक्ट करने की चाहत रखता है। दिमाग की चाहत होती है कि कनेक्ट करें, तो दिमाग से कनेक्ट कीजिए। क्योंकि मैं भी जब पढ़ाती हूँ तो पूरी तरह से तन्मय होकर पढ़ाती हूँ, आपको ऐसा लगता होगा। तो दूसरा वीडियो का इंतजार कीजिए, और कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट अवश्य कीजिए, लेकिन बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।